हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड, यानी ईडी। नाम आप जो है सुनते ही होंगे, न्यूज वगैरह में ईडी का बहुत ज्यादा नाम रहता है। अगर हम बात करें वर्ष 2015 के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो आपकी होती है, यानी जिसको हम ईडी बोलते हैं, ईडी के बहुत सारे जो है आप एक्शंस देख सकते हैं, बहुत सारी कार्यवाहियां जो है खासतौर पर ओपोजिशन लीडर्स के ऊपर आप देख सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुजीत बोस, जो कि तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर हैं और उनके ऊपर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी एक्शन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि सुजीत बोस कौन है और क्यों इसके ऊपर जो है ईडी ने अभी एक्शन लिया है, ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया है अभी। ठीक है, तो चलिए, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हम सुजीत बोस से करते हैं। सुजीत बोस जो कि आपके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स में आते हैं। ठीक है, और इनका जो इन्फ्लुएंस देखा जाए वो काफी अच्छा था। कोलकाता में अभी खैर ये चुनाव हार गए हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये जो तृणमूल कांग्रेस की सत्ता थी पहले, यानी ममता दीदी की जो सरकार थी, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर ये होते थे सुजीत बोस। पूरा नाम इनका सुजीत बोस है और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फेस माने जाते हैं आपके। और इनके पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की जो शुरुआत है, अपने राजनीतिक करियर को इन्होंने तृणमूल कांग्रेस से ही स्टार्ट किया। और कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना जो रीजन है वेस्ट बंगाल का, वहां से इन्होंने अपनी पहली पॉलिटिकल शुरुआत यानी अपनी राजनीतिक शुरुआत की। इसी में एक विधाननगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, यानी विधाननगर विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, वहां से ये रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये हार गए हैं और लगातार कई टर्म से जो है ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधाननगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार चुने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी अगर हम बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ फायर इमरजेंसी सर्विस क्या थे। ये पिछली जो सरकार अभी गई है आपकी ममता दीदी की, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। तो अभी इनका ये जो है पॉलिटिकल करियर से यहाँ पे शुरुआत हुई और जो देखा जाए तो हाल ही में साल्ट लेक स्थित जो आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है आपका ईडी का जो ऑफिस है, वहां पे इनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था कल। और आज जो है इनको सुबह सुबह जो है अभी क्या कर लिया गया है, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इनका जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो विधाननगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वेस्ट बंगाल से इन्होंने जो है अभी इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन अभी क्या है कि ये डिफीट हो चुके हैं। तो इनको देखा जाए तो इनको नियर अबाउट 60,649 जो है वोट मिले। वहीं इनको देखा जाए तो जो आपके सरदावत मुखर्जी है, इन्होंने 97,979 वोट पाकर लगभग 37,330 वोटों से इनको डिफीट किया है। आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वेस्ट बंगाल में अभी। तो ये इनका जो है थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डाटा है वो मैंने दिखाया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ये न्यूज में है क्यों। जैसा कि मैंने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको जो है मंडे ही सुबह है बुलाया था कि आपसे पूछताछ करनी है। फिर उसके बाद आज ट्यूसडे यानी इनको सुबह ही जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। मामला क्या था? मामला था कि इन्होंने जो था लगभग 150 पीपल्स जो थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पैसे लेकर, और बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह, बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन इनकी आ रही है, इन्होंने पैसा भी लिया और फ्लैट्स वगैरह भी लिए। लगभग 150 लोगों को जो है ना गवर्नमेंट सर्विस दी थी। ठीक है, लगभग 2014 से लेकर 18 तक इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभाग में इन्होंने इनको जो है जॉब दी थी। साथ ही इनके बेटे को भी जो समुद्र बोस हैं, उनको भी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो है बुलाया था और अभी तो इनको ही अरेस्ट किया है, इनके बेटे को अरेस्ट नहीं किया है। तो ये देख सकते हैं आप, दमदम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला है। दमदम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पे इन्होंने लगभग 150 लोगों को जो है वो जॉब दी थी पैसा या धन लेकर। तो ये इनका मामला है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये चीजें तो चलती रहती हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो देखते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में ऐसी वो कौन सी पावर्स हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग करके बड़े से बड़े जो अपने लीडर होते हैं, बड़े जो है प्रभावशाली जो नेता होते हैं, उन पर कैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शिकंजा कस लेती है, उसको हम जानेंगे। उसको जानने के लिए पहले हम जानते हैं कि ईडी का नेचर क्या है। देखिए, ईडी की अगर हम बात करें, एक तरीके से ये आपकी इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी आर्थिक रूप से किए गए अपराध की जो है ये जांच करती है, यानी आर्थिक जांच एजेंसी इसको हम कह सकते हैं। क्या क्या कर सकती है ये प्राइमरीली देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं उन पे ज्यादा देखती है, उसी के साथ
फॉरेन एक्सचेंज लो वायलेशंस किसी ने किया हो, ठीक है, जब हम व्यापार वाणिज्य करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज होता है अदर मुल्कों के साथ में, तो वहीं पे देखा जाए तो ये जब भी एक्सचेंज का वोलेशन, जो रूल्स हैं उनका वोलेशन अगर कोई करता है तो तब भी उसको भी इन्वेस्टिगेट करने का काम आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का होता है। उसी के साथ अगर देखें तो इकोनॉमिक क्राइम किसी भी टाइप का हो, उसमें भी जो है ईडी शिकंजा कर सकती है। आर्थिक रूप से किया गया अपराध उसको भी ईडी कर सकती है। आर्थिक रूप से किया गया अपराध जैसे कि रिश्वत लेना, वो भी इकोनॉमिक क्राइम हो जाता है आपका, या पैसे के लेन देन में गड़बड़ करना, या टैक्स चोरी करना। बहुत सारे लोग टैक्स पे नहीं करते हैं तो थोड़ा बच के रहें, ईडी जो है कभी भी जो है आपको एक्शन ले सकती है आपके ऊपर, ये करते हैं। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो ऑब्वियसली इसको जो है ऑपरेट किया जाता है इस एजेंसी को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय के अधीन इसको ईडी का क्रियान्वयन किया जाता है। तो ये बेसिक जो है इसकी नॉलेज हुई। अब हम इसका जो है हिस्ट्री जानेंगे। देखिए, हिस्ट्री जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि ईडी ने वहां पे छापा मारा या उसने वहां पे छापा मारा। अगर हम आज से नियर अबाउट 15 साल यानी 2014 से पहले की अगर हम बात करें, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उससे पहले आपने इकोनॉमिक क्राइम के ऊपर केवल ये सुना होगा कि सीबीआई की जो आर्थिक शाखा है, इकोनॉमिक ब्रांच है, उसने छापा मारा या उसने एक्शन लिया, सीबीआई ने एक्शन लिया। तो ऐसा क्या हुआ कि ईडी के पास इतनी पावर आती है? तो हम इसकी बात करते हैं। ईडी की अगर हम बात करें तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो May 1, 1956 यानी 1 मई 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। स्टार्टिंग में खाली एक एनफोर्समेंट यूनिट थी, इसका काम खाली जो था वो जो लॉ है उनको एनफोर्स करना होता था, और मेन पर्पस जो था इसका इन्वेस्टिगेट वायलेशन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को ये इन्वेस्टिगेट करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, इसको एनहेंस किया गया, इसकी पावर को एनहेंस किया गया। तो पावर एनहेंस करने में पहला फेज आता है, फेरा का एरा आता है। फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, ठीक है। तो ये 1947 की अगर हम बात करें, जब ईडी होती है तो स्टार्टिंग में ही ये इसके द्वारा ही एक्शन लेती है, यानी जो फेरा होता है, फेरा का जो रूल है उसके थ्रू ही जो ईडी है आपकी वो एक्शन लेती है। लेकिन बाद में फेरा, क्योंकि फेरा 1947 में बनता है और जो आपकी ईडी है वो जो 1947 का फेरा के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1973 में इस एक्ट को थोड़ा एनहेंस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ईडी के पास थोड़ी ग्रेटेस्ट पावर आ जाती है और स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो जाता है इसका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पर। अभी क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पर यहां तक जो है इसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, यानी विदेशों में जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती है, धन का स्थानांतरण होता है, उस पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है इसको 1973 में फेरा एक्ट के थ्रू ही, ठीक है। फिर दूसरा फेज आता है एडवेंट ऑफ फेमा का, ठीक है। फेमा आता है 1999 में, 1999 में फेमा आता है। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। तो इसमें जो फेमा होता है इसको एज ए लिबरल लॉ कंसीडर किया जाता है, ठीक है, यानी एक स्वतंत्र कानून के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे ईडी क्या करती है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है केसेस को, जो भी केसेस आपके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, वहां पे ईडी को पावर मिल जाती है कि वो उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है। तो ये फिर थोड़ा एनहेंस होती है आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब उसके बाद कानून आता है पीएमएलए एक्ट 2002, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। स्टार्टिंग में ये कानून जो है आपका बनता है, लेकिन ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए इफेक्टिव होता है 2005 में। अब कहेंगे कि सर जब पीएमएलए 2005 में हो जाता है तो ये एक्शन 2015 के बाद क्यों ले रहे हैं? अच्छे से देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, इसको थोड़ा सा लिबरल बनाया जाता है, लेकिन 2015 में इसको अमेंड किया जाता है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। जब इसको अमेंड किया जाता है तो इसमें जो है ना, जो आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको प्रॉपर्टी सीज करने का राइट दिया जाता है, रेड कंडक्ट करने का राइट, और अरेस्ट कंडक्ट करने जो है अरेस्टिंग करने का राइट दिया जाता है, और मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करने का राइट दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ताकत इस एक्ट में 2015 में मिलती है इसको पीएमएलए में, तो पीएमएलए में क्या होता है कि इसका जो सेक्शन 45 है उसको एनहेंस किया जाता है। उसमें पहला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, यानी गैर जमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती जो है अपराध बना दिया जाता है किसी भी इकोनॉमिक ऑपरेशन को, यानी मनी लॉन्ड्रिंग अगर होती है उसको गैर जमानती अपराध बना दिया जाता है।
जो भी भारत में कानून गैर जमानती अपराध बन जाता है उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बेल न मिलना। देखिए बेलेबल ऑफेंस में बेल नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि बेल मिलना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। दूसरा, अरेस्ट करने की पावर इनको ज्यादा मिल जाती है, किसी भी टाइम एक्शन लेने की पावर मिल जाती है। तो ये क्या होता है कि यहां से बहुत ज्यादा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ताकत मिल जाती है। तो 2015 में इसको बहुत ज्यादा एनहेंस किया जाता है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपको वो मेनली ईडी को समझाना है। नेता तो जो है पकड़े जाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 सेकेंड। तो यहां पे अगर हम बात करें, जो आपके सुजीत बोस हैं, ये अभी ईडी ने इनके ऊपर एक्शन लिया हुआ है, और चूंकि ईडी के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री ये काम करता है, और एक तरीके से देखा जाए ये जो ईडी है, ईडी का जो नेचर है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में भी काम कर रहा है। सो गाइज, हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की जो है वीडियो में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।